चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 194N की। 194N 1 सितंबर 2019 से आया था, मतलब पिछले साल से आया था और इस साल इसमें फिर अमेंडमेंट हो गया। सेक्शन 194N क्या कहता है कि अगर आप बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉवल करते हैं एक्सीडिंग 1 करोड़ तो टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, वो पेयर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा अगर आप वहां से कैश विड्रॉवल करते हैं एक्सीडिंग 1 करोड़। ठीक है, तो नॉर्मली 1 करोड़ की लिमिट है, लेकिन हम बात करेंगे कि ये थ्रेशोल्ड लिमिट रिड्यूस हो जाएगी कुछ स्पेशल केस में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हम पूरा सेक्शन ही समझ लेते हैं, पूरा अमेंडेड सेक्शन क्या है। चलिए, पेयर बैंक, या तो बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो, जो किसी भी अकाउंट होल्डर को पेमेंट कर रहा है कैश में, मतलब वो अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट से कैश विड्रॉ कर रहा है, तो सेक्शन 194N में टीडीएस डिडक्ट होगा। और पेई कौन, रेसिपिएंट कौन, एनी पर्सन, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। मतलब अकाउंट होल्डर मान लीजिए एनआरआई है तो भी बैंक टीडीएस काटेगी अगर वो एनआरआई अकाउंट होल्डर उस अकाउंट से कैश विड्रॉ कर रहा है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है अभी हम टेबल में समझेंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, टीडीएस की रेट क्या रहेगी। टीडीएस की रेट इस टेबल में दे रखी है और इन टीडीएस की रेट्स में कोविड की वजह से कोई रेट कट नहीं है, नो कोविड रिलैक्सेशन, कोई रेट कट नहीं हुई है। सेक्शन 194N में टीडीएस कोविड की वजह से कोई रेट कट नहीं हुई है। चलिए, तो अब बात करते हैं हम कि टीडीएस की रेट क्या रहेगी। टीडीएस की रेट क्या रहेगी अगर टाइम ऑफ पेमेंट हुआ है ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक, तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है कैश विड्रॉवल के लिए, और ये लिमिट पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए देखी जाएगी। एक्सीडिंग 1 करोड़, नॉर्मली 1 करोड़ से एक्सीडिंग कैश विड्रॉवल हुई तो वो एक्सेस वाले अमाउंट पर 2% की रेट से टीडीएस काटेगा पेयर बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस। राइट, अब हुआ अमेंडमेंट। क्या हुआ, अगर कैश विड्रॉवल हो रही है ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2020 के ऑन और आफ्टर कैश विड्रॉवल हो रही है, तो फिर सिचुएशन नंबर 1 ध्यान से समझना। लैंग्वेज बड़ी टेक्निकल लिखी गई है, हमें उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो सिचुएशन नंबर 1, इफ रेसिपिएंट हैज नॉट फाइल्ड आईटीआर, रेसिपिएंट जो है वो आईटीआर फाइलिंग का डिफॉल्टर है फॉर ऑल ऑफ 3 असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू 3 प्रीवियस ईयर, वो पिछले 3 साल का आईटीआर फाइलिंग का डिफॉल्टर है, फॉर विच टाइम लिमिट टू फाइल आईटीआर अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 हैज एक्सपायर्ड। ठीक है, तो वो रिटर्न फाइलिंग का डिफॉल्टर है, उसने आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किया है पास्ट 3 इयर्स का रिटर्न उसने आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक। क्या लिखा है, टाइम लिमिट टू फाइल आईटीआर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, मतलब क्या सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में तो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट दे रखी है, तो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक उसने लास्ट 3 इयर्स का आईटीआर फाइल नहीं किया। ठीक है, अब लैंग्वेज ध्यान से समझना, कौन से 3 इयर्स, ये समझना पड़ेगा ध्यान से कि कौन से 3 इयर्स का रिटर्न डिफॉल्टर है, वो उसका रिटर्न उसने ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया। कौन से 3 साल, ये समझने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा।
क्यों? गवर्नमेंट ने जो लैंग्वेज लिखी है उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। कौन से साल? देखिए लैंग्वेज है इमीडिएट, वो तीन साल कौन से? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द पेमेंट इज मेड इन कैश। पेमेंट कैश में कब हुआ, उसने कैश विड्रॉल कब की, आपका प्रीवियस ईयर क्या है। ध्यान से सुनो, आपका भी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? 2020-21। ठीक है, तो 2020-21 में उसने कैश विड्रॉवल की, उससे प्रीसीडिंग 3 साल। ठीक है, और वो भी कौन से? जिसके प्रीवियस, ऐसे 3 साल जिसकी टाइम लिमिट जा चुकी है। तो ढंग से समझना, ढंग से समझना। अब देखो आपका प्रीवियस ईयर है 2000, अभी क्या है 2020-21। ठीक है, इसकी फर्स्ट डेट क्या है? 1 अप्रैल 2020। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2020 को ऐसे 3 साल जिनकी टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई, रिटर्न फाइल करने की जिनकी टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई 1 अप्रैल 2020 को, ऐसे 3 साल कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए 1 अप्रैल 2020 को आपका 2000 प्रीवियस ईयर 2019-20 का प्रीवियस ईयर 2019-20 का रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुई है। तो 2019-20 प्रीवियस ईयर, इस पर तो ये बात अप्लीकेबल होगी नहीं। हाँ, उससे पिछले 3 साल, उससे पिछले प्रीवियस ईयर्स कौन से? उससे पिछले, तो उससे पिछले कौन से होंगे? 18-19। ठीक है, 17-18 और 16-17। ये 3 साल का वो रिटर्न डिफॉल्टर है। इन 3 साल का रिटर्न उसने ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया। ठीक है, तो क्लियर? इस कैसे समझे इस बात को कि एज ऑन 1 अप्रैल 2020 को प्रीवियस ईयर 2019-20 का रिटर्न फाइल करने की डेट एक्सपायर नहीं हुई थी। ठीक है, ड्यू डेट एक्सपायर नहीं हुई थी, तो उससे पिछले 3 साल लेने होंगे। तो उन 3 साल का रिटर्न फाइल करने का वो डिफॉल्टर है, उसने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किया। समझे बात? तो ये 3 साल कौन से उठाने, समझ आ गई बात? चलो इसको हमने आगे क्लियर कर दिया। प्रीवियस ईयर 2016-17, 17-18, 18-19। तो फिर वो अगर इन 3 सालों का रिटर्न डिफॉल्टर है, उसने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किया, तो थ्रेशोल्ड लिमिट फिर उसके लिए 1 करोड़ नहीं रहेगी, उसके लिए लोअर थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर वो कैश विड्रॉल करेगा एक्सीडिंग 20 लाख तो टीडीएस डिडक्शन होगा, लेकिन रेट क्या रहेगी? टीडीएस की रेट क्या रहेगी? अगर वो 20 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉवल करता है लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉवल नहीं करता, 20 लाख से तो ज़्यादा कैश विड्रॉवल करता है ड्यूरिंग द ईयर लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉवल नहीं करता, तो टीडीएस की रेट 2% ही रहेगी। लेकिन अगर वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा कैश विड्रॉवल करता है तो फिर 1 करोड़ से ऊपर वाले कैश विड्रॉवल पर, ध्यान से सुनो, 1 करोड़ तक टीडीएस की रेट 2%, 1 करोड़ से ऊपर कैश विड्रॉवल हुआ तो 5% की रेट से टीडीएस डिडक्शन होगा। ऐसे रिटर्न डिफॉल्टर के लिए जो पास्ट 3 इयर्स का रिटर्न डिफॉल्टर है उसके लिए लोअर थ्रेशोल्ड लिमिट लगेगी 20 लाख। ठीक है, अगर 20 लाख तक कैश विड्रॉल किया है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 20 लाख से ऊपर जो उसने कैश विड्रॉल किया लेकिन 1 करोड़ तक, उसके लिए टीडीएस की रेट 2% रहेगी, लेकिन
1 करोड़ से भी ज़्यादा अगर वो कैश विड्रॉवल करता है तो 1 करोड़ से एक्सीडिंग वाला जो अमाउंट है उस पर टीडीएस की रेट 5% हो जाएगी। बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये तो बात रिटर्न डिफॉल्टर की थी, ये बात तो रिटर्न डिफॉल्टर के लिए थी। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, अदर सिचुएशन में क्या होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ वाली ही लगेगी। 1 करोड़ से एक्सीडिंग कैश विड्रॉवल हुआ तो वो जो एक्सेस अमाउंट है 1 करोड़ के ऊपर, उसमें 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। ठीक है, चलिए, तो नोट नंबर 1, टीडीएस डिडक्टिबल है इफ एग्रीगेट पेमेंट इन कैश फ्रॉम 1 और मोर अकाउंट विद सिंगल एंटिटी। एक बैंक में मान लीजिए आपके 3 अकाउंट है, ठीक है, तो एग्रीगेट करके देखा जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज है सिंगल एंटिटी, मतलब क्या, ए बैंक, ए कोऑपरेटिव बैंक या ए पोस्ट ऑफिस, ठीक है, उससे कैश विड्रॉवल की जा रही है ड्यूरिंग ए प्रीवियस ईयर अकाउंट होल्डर को, तो थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड हो गया तो टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, और 1 करोड़ से एक्सीडिंग वाले अमाउंट पे होगा या पूरे अमाउंट पे होगा, कह रहे हैं एक्सेस अमाउंट पे ही होगा। और कुछ केसेस में 20 लाख की लिमिट है रिटर्न डिफॉल्टर्स के लिए, तो एक्सीडिंग 20 लाख जो अमाउंट है उस पे ही टीडीएस डिडक्शन होगा। अच्छा, अगर पेई अपना पैन नंबर नहीं देता पेयर को तो टीडीएस 20% की रेट से डिडक्ट होगा ड्यू टू सेक्शन 206AA। 206AA क्या कहता है, पेई पेयर को पैन नंबर दो अपना। अगर पेई आप पेयर को पैन नंबर नहीं दोगे तो पेयर आप इस पेई का टीडीएस डिडक्ट करो किस रेट से, प्रेस्क्राइब्ड रेट से, और 20% विच एवर इज हायर से। ठीक है, चलिए फिर अब बात करते हैं आगे। सेंट्रल गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई नोटिफाई कर सकती है कुछ पर्सन्स को कि उन पर सेक्शन 194N के प्रोविजंस या तो अप्लीकेबल ही नहीं होंगे, मतलब नोटिफाइड पर्सन्स पर या तो सेक्शन 194N लगेगी ही नहीं या फिर अप्लाई लगेगी एट रिड्यूस रेट, उनके लिए टीडीएस की रेट रिड्यूस कर दी जाएगी। ठीक है, तो मतलब नोटिफाइड पर्सन्स पर या तो सेक्शन 194N लगेगा ही नहीं या फिर टीडीएस की रेट कम कर दी जाएगी। अच्छा, टीडीएस डिडक्शन कब होगा, टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पी लिखा है, मतलब टीडीएस डिडक्टिबल कब होगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट इन कैश। ठीक है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट होगा। और सेक्शन 197 का सर्टिफिकेट नॉन डिडक्शन शॉर्ट डिडक्शन का पॉसिबल नहीं है। डिक्लेरेशन सेक्शन 197A का वो भी पॉसिबल नहीं है, मतलब पेई पेयर को सर्टिफिकेट या डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। ठीक है, टीडीएस तो कट के रहेगा अगर लिमिट से ज़्यादा कैश विड्रॉवल किया तो। ठीक है, चलिए फिर एक बात सेक्शन 198 में भी दे रखी है कि ये जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसको पेई की इनकम कैलकुलेट करते वक्त उससे इनकम नहीं माना जाएगा। टीडीएस डिडक्ट जो हुआ है वो शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इनकम, उस टीडीएस को इनकम नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखिए वैसे तो ये कैश विड्रॉवल है, अपना ही जमा पैसा हम बैंक से निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो ये इनकम नहीं है देखा जाए तो, बट गवर्नमेंट ने इस पे टीडीएस लगा दिया है वो अलग बात है, बट जो टीडीएस काटा गया है उसे इनकम नहीं माना जाएगा, सेक्शन 198 में दे रखा है। ठीक है, ये बातें तो पहले से है। फिर कुछ केसेस में सेक्शन 194N अप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब एग्जम्पशन, टीडीएस से एग्जम्पशन। अगर पेई है, पेई फॉलोइंग पर्सन है, या तो पेई गवर्नमेंट है या
एक बैंक है, ऐसा होता है ना, एक बैंक दूसरी बैंक में अपना अकाउंट रखती है, उससे कैश विड्रॉ करती है, तो एक बैंक दूसरी बैंक में अकाउंट रख रही है, वहां से कैश विड्रॉवल करिए तो टीडीएस कटेगा क्या? नहीं। और एनी बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट ऑफ ए बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव बैंक इन बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव बैंक इन अकॉर्डेंस विद गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई। तो बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट भी अगर किसी अकाउंट से कैश विड्रॉ करेगा तो टीडीएस नहीं कटेगा। बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट ऑफ ए बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक, इसको हम बैंक मित्र भी बोलते हैं। चलिए अब फिर नेक्स्ट दे रखा है एनी वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर ऑफ ए बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव बैंक, वो भी अगर कैश विड्रॉवल करेगा तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। एटीएम ऑपरेटर बैंक से कैश विड्रॉवल करेगा तो भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और फिर आगे दे रखा है सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब नोटिफाइड पर्सन्स, अगर पेई नोटिफाइड पर्सन है तो भी कैश विड्रॉवल पर टीडीएस नहीं कटेगा। सेक्शन 194N में वो नोटिफाइड पर्सन कौन है, उसके लिए नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन दे रखा है, नोटिफिकेशन नंबर 68/2019, नोटिफिकेशन नंबर 70, ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर 80 जो 2019 में आ चुके थे, ठीक है। तो अगर पेई ये लोग हैं तो फिर, और ये लोग कैश विड्रॉवल कर रहे हैं बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, पोस्ट ऑफिस वगैरह से, तो टीडीएस डिडक्शन नहीं होगा। ये पहले से है प्रोविजन, तो इसको हम फटाफट से पढ़ लेते हैं, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है। चलिए, तो कैश रिप्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि एटीएम में कैश रिफिलिंग का काम करती हैं, या फ्रेंचाइजी एजेंट ऑफ वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर, ठीक है। तो वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर या कैश रिप्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, वो बैंक के एटीएम में कैश रिफिलिंग का काम करती है, और इस पर्पस के लिए वो सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करती हैं। आप देखते होंगे कि एचडीएफसी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, पंजाब नेशनल बैंक में एक ही वैन आ रही है, वो एटीएम में कैश, उस एटीएम में कैश रख के जा रहे हैं, ऐसा होता है। तो वो कैश रिप्लेसमेंट एजेंसीज हैं या फ्रेंचाइजी एजेंट हैं जो कैश रिफिलिंग का काम करते हैं एटीएम पर। तो वो सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन रखते हैं एक बैंक में, जिससे वो कैश विड्रॉवल करते हैं सिर्फ कैश रिप्लेसमेंट के लिए, एटीएम में कैश भरने के लिए, ठीक है। तो अगर वो कैश विड्रॉवल करते हैं एक सेपरेट बैंक अकाउंट से सिर्फ कैश रिप्लेसमेंट करने के लिए, कैश एटीएम में भरने के लिए, तो फिर वो उन्होंने जो कैश विड्रॉवल किया उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसके कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं। ये सर्टिफिकेट दें एवरी मंथ बैंक को, ये लोग कैश रिप्लेसमेंट एजेंसी वगैरह बैंक को सर्टिफिकेट दे हर महीने, सर्टिफाइंग दैट बैंक अकाउंट ऑफ कैश रिप्लेसमेंट एजेंसी और फ्रेंचाइजीज एजेंट वगैरह have been examined and the amounts being withdrawn from their bank accounts have been reconciled with the amount of cash deposited, ठीक है। उन्होंने जो विड्रॉ किया और कैश डिपॉजिट किया वो रिकंसाइल कर रहा है सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। चलिए, फिर एग्रीकल्चरल जो कमीशन एजेंट होते हैं और ट्रेडर होते हैं, ऑपरेटिंग अंडर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एपीएमसी के तहत वो ऑपरेट करते हैं, और वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट से रिलेटेड जो कानून बना हुआ है उसके तहत रजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट हैं, ठीक है। वो अगर कैश विड्रॉवल करते हैं, वो कैश विड्रॉवल क्यों करते हैं? देखिए, वो कैश विड्रॉवल क्यों करते हैं? फॉर मेकिंग पेमेंट टू फार्मर, किसानों को पेमेंट करने के लिए। ये कमीशन एजेंट क्या करते हैं? किसानों से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस परचेज करते हैं ना, तो इनको किसानों को पेमेंट करना पड़ता है।
तो इस पर्पस के लिए वो अपने बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ करते हैं। तो इस कैश विड्रॉल पर भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्या कर रहे हैं कि इनको बैंक को, पोस्ट ऑफिस को या कोऑपरेटिव बैंक को पैन नंबर देना होगा। वो पैन नंबर क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और बैंक भी इंश्योर करे कि इस कमीशन एजेंट्स ये रजिस्टर्ड है एपीएमसी के पास और इसने नेसेसरी एविडेंस दे दिए हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट अगला पार्ट क्या है? ऑथोराइज्ड डीलर है एंड उनके फ्रेंचाइजी एजेंट या सब एजेंट, तो या फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर है जो आरबीआई के पास लाइसेंस्ड है या उनके फ्रेंचाइजी एजेंट है। शॉर्ट में हम बोले ऑथोराइज्ड डीलर, मनी चेंजर है, ठीक है। ऑथोराइज्ड डीलर या मनी चेंजर है, वो सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं जिससे वो कैश विड्रॉवल कर रहे हैं। और वो कैश विड्रॉवल क्यों कर रहे हैं? ऑथोराइज्ड डीलर और मनी चेंजर कैश विड्रॉवल कर रहे हैं एक बैंक अकाउंट से, ठीक है। और ये विड्रॉवल क्यों कर रहे हैं? ये परचेस करते हैं फॉरेन करेंसी। ऑथोराइज्ड डीलर, मनी चेंजर फॉरेन करेंसी परचेस करते हैं। किससे? फॉरेन, या तो फॉरेन टूरिस्ट से या नॉन रेजिडेंट जो इंडिया में विजिट करने आए हैं उनसे फॉरेन करेंसी परचेस करते हैं, ठीक है। मतलब वो एनआरआई उनको डॉलर देता है, ठीक है, और ये उनको डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करके देते हैं। तो उस एनआरआई को इनको रुपीस में पेमेंट करना होता है, इसलिए रुपीस बैंक से विड्रॉ करना होता है इनको, ठीक है। तो कैश विड्रॉवल इस पर्पस से की इन्होंने, तो इस कैश विड्रॉवल पे भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। या फ्रॉम रेजिडेंट इंडियन भी बाहर जाते हैं और इंडिया में जब रिटर्न होते हैं तो अपने साथ फॉरेन करेंसी लेकर आते हैं और फिर ये अथॉराइज्ड एजेंट और मनी चेंजर उनको कैश में कन्वर्जन करके देते हैं। तो इन अथॉराइज्ड डीलर और मनी चेंजर्स को बैंक अकाउंट मेंटेन रखना पड़ता है, उससे ये कैश विड्रॉवल करके अपने कस्टमर को करेंसी कन्वर्जन की सर्विस देते हैं, राइट। या फिर किस पर्पस के लिए? डिस्बर्समेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेस टू द रेसिपिएंट बेनिफिशियरीज इंडिया में कोई पर्सन है, उनका इंडिया में पैसा आया है कैश में और वो पैसा इनको अंडर मिला है मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम ऑफ आरबीआई। तो फॉरेन से इंडिया में इनवर्ड रेमिटेंस हुआ है, ठीक है, अंडर मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम ऑफ आरबीआई। तो वो अमाउंट भी डिस्पर्स करना है कस्टमर को। तो इस पर्पस से ये अथॉराइज्ड डीलर और मनी चेंजर कैश विड्रॉवल करते हैं। उसके लिए वो सेपरेट अकाउंट मेंटेन रखते हैं, तो उस सेपरेट अकाउंट से वो कैश विड्रॉवल करेंगे तो उस पर टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा सेक्शन 194N में, ठीक है। और इसकी कुछ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी से ये एग्जामिशन तभी मिलेगा ओनली इफ ए सर्टिफिकेट। ये लोग कौन? अथॉराइज्ड डीलर और मनी चेंजर वगैरह बैंक को दें, क्या दें? सर्टिफिकेट दें कि विड्रॉवल जो हमने की है वो ऊपर दिए हुए पर्पसेस के अकॉर्डिंग की है। ये जो ऊपर दो पर्पसेस है इनके लिए ही हमने ये विड्रॉवल की है और आरबीआई के डायरेक्शंस और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग की है। तो इनको टीडीएस से एग्जाम्पशन हो जाएगा। ये जो कैश विड्रॉवल करेंगे उस पर सेक्शन 194N में टीडीएस नहीं कटेगा। समझे बात? तो ये है नोटिफाइड पर्सन्स, ठीक है। अगर ये कैश विड्रॉवल करते हैं अपने सेपरेट अकाउंट से तो कैश विड्रॉवल पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब एक और नोटिफिकेशन आया था 2019 में, नोटिफिकेशन नंबर 74। उसके थ्रू दो रूल आए थे। रूल 37BA, टीडीएस की क्रेडिट किस साल में मिलेगी और किसको मिलेगी? टीडीएस की क्रेडिट किसको मिलेगी? टू द पर्सन। टीडीएस की क्रेडिट मिलेगी टू द पर्सन फ्रॉम हुज अकाउंट टीडीएस डिडक्ट हुआ है, ठीक है। जिसके अकाउंट से टीडीएस डिडक्ट हुआ है
उसी को ही टीडीएस की क्रेडिट मिलेगी, और किस साल में मिलेगी? जिस साल टीडीएस डिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो किसको मिलेगी क्रेडिट? जिस पर्सन के अकाउंट से टीडीएस डिडक्शन हुआ है। और किस साल में मिलेगी? जिस साल टीडीएस डिडक्शन हुआ है। वेरी सिंपल। और रूल 31A एक और इंसर्ट हुआ। जो पेयर है कई बार एग्जम्पशन नोटिफिकेशन की वजह से टीडीएस नहीं काटता। ठीक है, तो अगर उसने ऐसा कोई अमाउंट पे किया है जिस पर पेयर ने टीडीएस डिडक्शन नहीं किया है, उसके वो पर्टिकुलर्स फर्निश करेगा। तो पेयर शैल गिव पर्टिकुलर्स ऑफ अमाउंट पेड और क्रेडिटेड ऑन विच टीडीएस वाज नॉट डिडक्टेड कंसीडरिंग द एग्जम्पशन प्रोवाइडेड एज पर अबव नोटिफिकेशंस। कि मैंने टीडीएस नहीं काटा, कितने अमाउंट पे नहीं काटा, उसकी डिटेल पेयर को फर्निश करनी पड़ेगी। खैर, ये तो चलिए मिसलेनियस बातें थी। अब हम मुद्दे की बात करते हैं, अमेंडमेंट को लेकर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अमेंडमेंट को लेकर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, पी लिमिटेड जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, ब्रांच ऑफिस पुणे में है। काम क्या है? टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और एक प्लांट है उनका आगरा में। ठीक है, तो इनके बिजनेस प्रीमाइसेस कहाँ पर है? दिल्ली में, पुणे में और आगरा में। अच्छा, इन्होंने तीनों जगह करंट अकाउंट मेंटेन किया है। एसबीआई में, दिल्ली, पुणे, आगरा, तीनों जगह पर इन्होंने अकाउंट मेंटेन किया है, करंट अकाउंट है। और हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस एंड प्लांट ऑफिस उनका सेपरेट 10 नंबर है, उनका सेपरेट जीएसटीएन है। राइट, चलिए, तो इन्होंने कैश विड्रॉ की ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21। इन्होंने इस तरीके से कैश विड्रॉ की। चलिए, कैश विड्रॉल की डिटेल आपको दे रखी है। एसबीआई आगरा से 14 अप्रैल 2020 को 18,60,000 की कैश विड्रॉल हुई। फिर एसबीआई पुणे से 4 अक्टूबर को कैश विड्रॉल हुई 81,35,000। और फिर नई दिल्ली में 15 अक्टूबर को कैश विड्रॉल हुई 3 लाख। और फिर 11 मार्च 2021 को 42 लाख की कैश विड्रॉल हुई। चेक करना पड़ेगा कि रिटर्न लास्ट 3 इयर्स के टाइम पर फाइल है या नहीं। तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर्स बाय पी लिमिटेड, आपको 4 सिचुएशन दे रखी है। 4 सिचुएशन दे रखी है और हम समझ चुके हैं कि कौन से प्रीवियस ईयर्स लिए जाएंगे। दोबारा सुनिए, एज ऑन 1 अप्रैल 2020 को प्रीवियस ईयर 2019-20 का रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट एक्सपायर नहीं हुई, इसलिए प्रीवियस ईयर 2019-20 कंसीडर नहीं होगा। उससे पुराने 3 साल, तो उससे पुराने 3 साल कौन से होते हैं? प्रीवियस ईयर 2016, 17, 18 एंड 18-19। इन 3 साल का हम देखेंगे रिटर्न टाइम पर फाइल हुआ या नहीं। और तीनों सालों का ही अगर रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं होगा, ऑल द 3 इयर्स, तो ही लोअर थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो देखिए सिचुएशन नंबर 1, 28 जुलाई को रिटर्न फाइल हो गया, 18 जुलाई को हो गया, 25 जुलाई को हो गया। मतलब अब देखिए आंसर में इन तीनों सालों का रिटर्न टाइम पर फाइल हो गया। क्या? वेदर आईटीआर फाइल्ड बाय ड्यू डेट, यस यस यस। तो ये रिटर्न डिफॉल्टर नहीं है तीनों सालों में। फिर सिचुएशन नंबर 2 में आते हैं। दिसंबर में फाइल हुआ रिटर्न, मतलब टाइम पर फाइल नहीं हुआ। फिर दूसरे साल का 15 जुलाई को हुआ, 27 जुलाई, ये टाइम पर है, मतलब पहले साल का टाइम पर नहीं, दूसरे 2 सालों का यस यस टाइम पर फाइल है। ठीक है, तो ऑल द 3 इयर्स का तो रिटर्न डिफॉल्टर नहीं है ना ये, नहीं। और सिचुएशन नंबर 3, सिचुएशन नंबर 3 में देखिए वो रिटर्न फाइल कर रहा है फरवरी 8 को लेट,
और मार्च 5 2019 को लेट और 20 जुलाई 2019 को, ये टाइम पर है। ठीक है, तो सिचुएशन नंबर 3 में वो ड्यू डेट तक उसने फाइल किया क्या, पहला साल नो, दूसरा साल नो, लेकिन तीसरा साल यस, टाइम पर फाइल किया। ठीक है, तो मतलब सिचुएशन नंबर 1, 2, 3 का आंसर सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? सिचुएशन नंबर 1, 2, 3 का आंसर सेम क्यों रहेगा? ऑल 3 इयर्स में रिटर्न डिफॉल्ट नहीं हुआ, ऑल 3 इयर्स में रिटर्न डिफॉल्ट नहीं हुआ। सिचुएशन नंबर 4 का आंसर अलग रहेगा, ऑल 3 इयर्स का रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं हुआ। ठीक है, नो नो नो, टाइम पर फाइल नहीं हुआ। क्लियर? तो देखिए, ये जो लोअर थ्रेशोल्ड लिमिट आई है 20 लाख वाली, ये एप्लीकेबल तभी होती है जब ऑल पास्ट 3 इयर्स का रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल ना हो। ठीक है, तो सिचुएशन नंबर 1, 2, 3 में तो लोअर थ्रेशोल्ड लिमिट लगेगी नहीं लगेगी ना, तो थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ ही लगेगी। सिचुएशन नंबर 1, 2, 3 में थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ की ही लगेगी, 20 लाख वाली नहीं लगेगी, क्योंकि ऑल 3 इयर्स में रिटर्न डिफॉल्ट नहीं हुआ है। क्लियर? तो देखो, कैश विड्रॉ की हम सारी डेट्स लिख देते हैं और फिर उस कैश विड्रॉल को क्यूमुलेट करते जाते हैं। पहले 18,60,000, ठीक है, फिर 81,35,000, इसको क्यूमुलेट किया, अभी तक भी ये 1 करोड़ को एक्सीड नहीं हुआ, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। 14 अप्रैल को और 4 अक्टूबर को टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन 15 अक्टूबर को कैश विड्रॉल हुई 3 लाख और ये एग्रीगेट क्यूमुलेटिव फिगर बनता है 102.95 लाख। ठीक है, मतलब 1 करोड़ से ऊपर कितना हो गया? 1 करोड़ के ऊपर एक्सीडिंग कितना गया बताओ? 2.95। ठीक है, तो 2.95 लाख पर ये 2 करोड़ से एक्सीडिंग इतना ही गया ना? नहीं, 1 करोड़ से एक्सीडिंग, 1 करोड़ की लिमिट है, 1 करोड़ से एक्सीडिंग कितना गया? 1 करोड़ से एक्सीडिंग 2.95 लाख गया, तो उस पे 2% की लिमिट लगेगी, 2% की टीडीएस की रेट लगेगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ की लगेगी, टीडीएस की रेट 2%। ठीक है, फिर 11 मार्च 2021 को फिर 42 लाख की कैश विड्रॉल हुई, तो इस पूरे 42 लाख पे 2% टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर तो थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ की काम आई और टीडीएस की रेट 2% की काम आई। क्लियर? सिचुएशन नंबर 4, वो ऑल द 3 इयर्स का रिटर्न डिफॉल्टर है। ठीक है, डेट्स वही है, कैश विड्रॉल का अमाउंट वही है। ठीक है, लेकिन टीडीएस अब कितने अमाउंट पे काटा जाएगा? देखिए, अब देखिए 14 अप्रैल 2020 को 18,60,000 की कैश विड्रॉवल हुई, 20 लाख से ज़्यादा नहीं हुई है, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अब तक। ठीक है, फिर 4 अक्टूबर 2020 को कैश विड्रॉवल हुई 81,35,000। ठीक है, एग्रीगेट करके क्यूमुलेट करके देखा तो 99.95 आ रहा है। चूंकि ये रिटर्न फाइलिंग का डिफॉल्टर है, 3 सालों का रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं हुआ है, तो उसके लिए लोअर थ्रेशोल्ड लिमिट लगेगी ना? यस, तो 20 लाख से ज्यादा हो गया क्या अब तक का? हाँ, तो 20 लाख से एक्सीडिंग कितना हुआ? अरे अभी टोटल कितना है? 99.95। ठीक है, तो ये 20 लाख, इसमें से 20 लाख हटाओ, माइनस करो 20 लाख, 20 लाख तक तो 20 लाख पर तो नहीं होगा ना, 20 लाख से एक्सीडिंग जो होगा, 20 लाख से एक्सीडिंग, लेकिन 1 करोड़ से एक्सीडिंग नहीं, उस पर 2%, तो 1 करोड़ तक
कितना अमाउंट बनेगा, 1 करोड़ तक कितना अमाउंट बनेगा, 0.05 लाख। ठीक है, तो देखिए 1 करोड़ को कंप्लीट होने में कितना लगे होगा, अभी तक आपका कितना रहा था 99.95। ठीक है, तो 1 करोड़ को कंप्लीट होने में कितना होगा, 0.015। 1 करोड़ तक तो रेट क्या होती है, देखिए अब देखिए कितने पर टीडीएस डिडक्ट होगा। आप पर थ्रेशोल्ड लिमिट तो आपकी कितनी हो गई, 20 लाख। ठीक है, अब इस पूरे 3 लाख पर टीडीएस डिडक्ट होना है, लेकिन 1 करोड़ तक की कैश विड्रॉल पर तो टीडीएस की रेट 2% है ना, और 1 करोड़ से एक्सीडिंग जो अमाउंट है उस पर 5% है। तो आपका 1 करोड़ से एक्सीडिंग कितना गया, 2.95। 1 करोड़ से एक्सीडिंग 2.95 गया, तो उसी पर ही 5% टीडीएस की रेट हो जाएगी। और फिर आप क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट कह रहे हैं कि 11 मार्च 2021 को 42 लाख की कैश और भी विड्रॉ हुई। ठीक है, तो 1 करोड़ से ऊपर मामला जा चुका है, तो इस पूरे 42 लाख पर 5%, 2% नहीं 5% की रेट से टीडीएस डिडक्शन होगा। ठीक है, तो रिटर्न डिफॉल्टर है उनके लिए ध्यान रखना 20 लाख तक की कैश विड्रॉल पर टीडीएस नहीं। 20 लाख से एक्सीड हो रहा है लेकिन 1 करोड़ तक ही है कैश विड्रॉवल, तो 1 करोड़ तक की कैश विड्रॉल पर 2% टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन अगर कैश विड्रॉवल जितनी 1 करोड़ के ऊपर चली गई उस एक्सेस पर 5% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। समझ आ गई बात, आगे बढ़े चलिए। फिर एग्जाम्पल 2 देखिए, ऊपर हमने जब पढ़ा रॉ सेकंड में 20 लाख की लिमिट लग गई थी हमारी। ठीक है, लेकिन हमारा एग्रीगेट कितना बन रहा था 99.95, तो 20 लाख हटा दो तो कितना रहा है 79.95, उस पे 2%। क्लियर, इस बात का भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं ये रिटर्न डिफॉल्ट वाली बात कब से आई है। 1 जुलाई 2020 से आई है। कब से आई है, देखो प्रोविजन देखो, प्रोविजन में देखो कब से आई है रिटर्न डिफॉल्ट वाली बात, 1 जुलाई 2020 से आई है ना। चलिए अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम एक एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं। अब पूछा जा रहा है वुड योर आंसर चेंज, अगर 81,35,000 कैश में विड्रॉ जो हुआ वो 28 जून को हुआ, 28 जून 2020 को हुआ, 4 अक्टूबर 2020 के बजाय, तो 4 अक्टूबर मतलब सेकेंड ड्रॉ की डेट चेंज हो गई। क्या हो गया 28 जून 2020, 4 अक्टूबर 2020 के बजाय 4 अक्टूबर 2020 के बजाय 28 जून 2020 हो गई। ठीक है, जब 81,35,000 कैश विड्रॉ हुआ। ठीक है, तो देखिए ये 20 लाख की लिमिट 28 जून को तो नहीं थी ना, बोलो 28 जून तक, 30 जून तक तो 1 करोड़ की लिमिट थी। 20 लाख वाली लोअर थ्रेशोल्ड लिमिट कब से आई, 1 जुलाई से आई। तो फिर जो 99.95 अब तक का क्यूमुलेट था 1 करोड़ की लिमिट के हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, तो सिचुएशन नंबर 1, 2, 3 का तो आंसर चेंज होगा ही नहीं। आंसर एग्जाम्पल नंबर 1 के हिसाब से ही रहेगा। क्यों, क्योंकि सिचुएशन नंबर 1, 2, 3 में ऑल 3 इयर्स में रिटर्न डिफॉल्ट नहीं हुआ है, तो लोअर थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख होगी नहीं, 1 करोड़ ही होगी, तो कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन सिचुएशन नंबर 4 में
वो ऑल द 3 इयर्स का रिटर्न डिफॉल्टर है, तो उसकी लोअर थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख हो जाएगी। तो यस, आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन ये 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट 1 जुलाई से आई है, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दोबारा बोलता हूं, ये जो 20 लाख की लोअर थ्रेशोल्ड लिमिट आई है वो कब से आई है? 1 जुलाई से आई है ना। तो इसने जब 28 जून को कैश विड्रॉवल की, तब तक तो लिमिट 1 करोड़ के हिसाब से ही देखनी है। 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ नहीं तो डीडीएस तब तक तो डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन बाद में क्या होगा? अब तक 99.95 कैश विड्रॉल हो चुका है 1 जुलाई से पहले तक, तो वो 99.95 अब अप्लीकेबल नहीं होगा। अब 3 करोड़ कैश विड्रॉल हो रहा है 15 अक्टूबर को, मतलब 1 जुलाई के बाद। तो यस, अब इस केस में लोअर थ्रेशोल्ड लिमिट लगेगी, लेकिन किस पर? देखो, 1 करोड़, पुराना 1 करोड़ कवर कराने के लिए रिमेनिंग अमाउंट कितना रहा? 0.05, उस पे तो 2% के हिसाब से, क्योंकि 1 करोड़ तक तो रेट कितनी रहती है टीडीएस की? 2%। 1 करोड़ से एक्सीडिंग होने पर, 1 करोड़ से एक्सीडिंग कितना गया? 2.95 लाख, उस पे 5% लगेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहां पर आपको क्या लिखना है? 0.05 लाख लिखना है। ठीक है, 79.95 मत लिख देना। क्यों? क्योंकि 20 जून तक तो आपके 1 करोड़ तक की बेनिफिट, 1 करोड़ तक की लिमिट का एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर बाकी बातें तो सेम। 11 मार्च 2021 को कैश विड्रॉल हुई 42 लाख, उस पूरे 42 लाख पे 5% टीडीएस की रेट रहेगी। 2% नहीं रहेगी, 5% रहेगी, क्योंकि एक्सीडिंग 1 करोड़ हो गया है। ठीक है, तो टीडीएस की रेट 5% हो जाएगी, रिटर्न डिफॉल्टर है इसलिए।